नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। क्या आपके भरोसे को पैसे देकर खरीदा जा सकता है? जवाब है नहीं। भरोसा कमाया जाता है। भरोसा खरीदने वाला शॉर्टकट अपने साथ कलंक और बदनामी लेकर आता है। आज पत्रकारिता को कलंकित करने वाला एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। मुंबई पुलिस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिपब्लिक टीवी नाम के एक चैनल पर फर्जी टीआरपी का पर्दाफाश किया है। आज पूरे देश में रिपब्लिक टीवी की चोरी का शोर है। ये लोग टीआरपी में फ्रॉड कर रहे थे, पैसे देकर टीआरपी बढ़ा रहे थे। मुंबई पुलिस की जांच में इनका फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। लेकिन बात सिर्फ टीआरपी की चोरी की नहीं है। इनकी धोखा देने वाली आदत सबको पता चल गई है। ये रिश्वत देकर देश का भरोसा खरीदने चले थे, लेकिन देश ने ऐसे धोखेबाजों को न कभी बर्दाश्त किया है, न बर्दाश्त करेगा। रिपब्लिक टीवी की चोरी पकड़ी गई तो उसके कर्ता धर्ता बौखला गए और वो सुशांत सिंह और दूसरे मामलों का हवाला दे रहे हैं, अपनी सफाई दे रहे हैं और मुंबई पुलिस को कोस रहे हैं। लेकिन दूसरे मामलों का इससे लेना देना नहीं है। इन्हें टीआरपी के फ्रॉड पर जवाब देना चाहिए, लेकिन इनके पास सीधा जवाब नहीं है। इनकी पोल पट्टी खुल चुकी है। इनके हर तमाशे का एक एक करके अंत हो रहा है। जो आपको धोखा देते हैं, जो देश को धोखा देते हैं। पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री के ऊपर कुछ लोग खेल रहे थे, मैनिपुलेट करके पूरे टीआरपी के सिस्टम को मैनिपुलेट किया जा रहा था। और जितनी अभी तक हमने इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें मैंने आपको बताया कि 3 टेलीविजन चैनल्स के नाम सामने आए हैं। सबसे बड़ा नाम है रिपब्लिक टेलीविजन का। जो झूठ बोलते हैं, सच से खेलते हैं, फ्रॉड करते हैं। जो हाउस होल्ड्स थे जहाँ पे ये बैरोमीटर्स इंस्टॉल किए गए थे, उन हाउस होल्ड्स को पैसा देकर खरीदा जा रहा था और जो डेटा था, कॉन्फिडेंशियल डेटा इन हाउस होल्ड्स के बारे में, वो कुछ चैनल्स को बेचा गया, जिसका इस्तेमाल वो अपनी टीआरपी रेटिंग बढ़ाने के लिए एंड फिर इलीगल रेवेन्यूज या इलीगल एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज अर्न करने के लिए ये चैनल्स उसका इस्तेमाल कर रहे थे। देश के भरोसे को पैसे से खरीदने वालों का पर्दाफाश। 400 से 500 रुपए पर मंथ जितने अभी तक हमने एग्जामिन किए हैं कॉम्प्रोमाइज हाउस होल्ड्स, उन्होंने ये बताया है। हम इसमें और अधिक इस नंबर को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने जितना एग्जामिन किया है उसमें बहुत से हाउस होल्ड्स ने ये एडमिट किया है कि उनको इतना पैसा दिया जा रहा था। 420 करने वाले चैनल की चोरी पकड़ी गई। इस समय तक हम 2 व्यक्तियों को अरेस्ट कर चुके हैं। पहले आज 2 को अरेस्ट किया गया है, जो छोटे चैनल्स के जो ओनर्स हैं। एंड जो तीसरी बड़ी आइडेंटिटी सामने आई है रिपब्लिक टीवी, उसके कौन लोग इस कार्य में मैनिपुलेशन में, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड चीटिंग के गुने में इन्वॉल्व हैं, उनके बारे में आगे का इन्वेस्टिगेशन जारी है। रिपब्लिक टीवी की टीआरपी फ्रॉड पर सबसे बड़ा खुलासा। जो हमारे आरोपी 3 चैनल हैं, उन चैनल्स का कोई भी व्यक्ति जो इन्वॉल्व होगा, कितना ही ऊंचा हो, चाहे वो प्रमोटर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे मैनेजिंग डायरेक्टर हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चैनल में ऊंची पद पर हो, नीचे पद पर हो, जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी का फर्जीवाड़ा पकड़ लिया। आपके साथ कैसे छल हो रहा था इसका खुलासा कर दिया। रिपब्लिक टीवी की टीआरपी झूठी है, फर्जी है, खरीदी गई है। पुलिस की जांच में रिपब्लिक का सच देश के सामने आ गया। बीएआरसी ने जो अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें जो नाम सामने आया है वो है रिपब्लिक टेलीविजन का, जिसमें के सस्पिशन ट्रेंड्स टीआरपी के देखे गए। हमने ऐसे कस्टमर्स जिनको अप्रोच किया गया था, मैनिपुलेट किया गया था, जब उनको बुला के उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने एडमिट किया कि उनको पैसा दिया गया था ये विशेष चैनल को ऑपरेट करने के लिए। मुंबई में फ्रॉड करके टीआरपी बढ़ाने का रैकेट चल रहा था। इसमें 3 टीवी चैनलों का नाम सामने आया है, 2 छोटे चैनल हैं। टीआरपी के रैकेट में सबसे बड़ा नाम रिपब्लिक टीवी का है। रेटिंग वाले मीटर्स में रिपब्लिक टीवी फर्जीवाड़ा कर रहा था। हाउस होल्ड्स को जो पैसा दिया जाता था इस कार्य के लिए, पर हाउस होल्ड कुछ 100 रुपये होता था। और जैसा मैंने बताया, मुंबई में करीब 2000 या उससे कुछ कम टोटल हाउस होल्ड्स को सिलेक्ट किया गया था
लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वहाँ से निकाल कर खरीद कर उसका इस्तेमाल गैर इस्तेमाल टीआरपी बढ़ाने के लिए किया गया। ये आज हमारा सबसे बड़ा खुलासा है। अब ये ध्यान से समझिए कि रिपब्लिक टीवी का खेल क्या था। रिपब्लिक टीवी ने अपने रेटिंग बढ़ाने के लिए कैसे फर्जीवाड़ा किया, इसके लिए आपको सबसे पहले टीआरपी के सिस्टम को समझना होगा। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट यानी टीआरपी एक मीटर से तय होती है। टीआरपी तय करने वाला ये मीटर कुछ चुनिंदा घरों में लगाया जाता है। इन्हीं से पता चलता है कि कौन सा चैनल, कौन सा शो कितना देखा जा रहा है। देश भर में ऐसे 30,000 मीटर और मुंबई में ऐसे 2,000 मीटर लगे, लेकिन मीटर और इसके डेटा के बारे में जानकारी गोपनीय रखी जाती है। ये किसी को नहीं पता कि किस घर में टीआरपी का मीटर लगा है। ये सिर्फ उसी कंपनी को पता होता है जिसे मीटर लगाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। मुंबई पुलिस की जांच में यही पता चला है कि मीटर लगाने वाली कंपनी से जुड़े कुछ पूर्व कर्मचारियों से सेटिंग करके रिपब्लिक टीवी ने मीटर की गोपनीय जानकारियां हासिल कर ली और इसी से टीआरपी में फ्रॉड किया। पूर्व कर्मचारी रिपब्लिक टीवी को गोपनीय जानकारियां दे रहे थे। जिन घरों में टीआरपी मीटर लगा है उन्हें पैसे भी दिए गए। पैसे के बदले उन्हें बोला जाता था कि एक ही चैनल ऑन करके छोड़ दें। इससे मीटर में एक चैनल की रेटिंग बढ़ जाती थी। यानी फर्जी तरीके से टीआरपी बढ़ाने का रिपब्लिक ने खेल खेला। जो मैनिपुलेटेड हाउस होल्ड्स थे, जो डेटा मैनिपुलेट किया जा रहा था, उन हाउस होल्ड्स को बोला जाता था कि आप किसी विशेष चैनल को ऑन रखिएगा, आप देखें या ना देखें, लेकिन ये चैनल ऑन रहना चाहिए। आप घर में हैं या नहीं हैं, ये चैनल ऑन रखिए। और ऐसा भी देखने को आया कि कुछ व्यक्ति तो जो अनपढ़ हैं, अनएजुकेटेड हैं, उनके घर में इंग्लिश के चैनल्स को ऑन करके रखने की डील की गई थी। ये देश के साथ धोखा नहीं तो और क्या है। रिपब्लिक टीवी का सबसे बड़ा फ्रॉड पकड़ा गया है। वो मुंबई पुलिस कमिश्नर के खुलासे से परेशान है और मुंबई पुलिस को कोस रहे हैं। ये देश के सामने पोल खुलने का सदमा है। जवाब दीजिए ना, शीशा नीचे करके जवाब दीजिए, जवाब दीजिए ना अर्नब, क्या हिम्मत नहीं है जवाब देने की? आपके ऊपर एलिगेशंस लगे टीआरपी मैनेज करने के लिए। मुंबई पुलिस कमिश्नर एलिगेशंस लगा रहे हैं आपके ऊपर। मुंबई पुलिस कमिश्नर एलिगेशंस लगा रहे हैं। अर्नब जवाब दीजिए, सिर्फ ये दिखाने से काम नहीं चलेगा, जवाब दीजिए। अर्नब, मुंबई पुलिस अब इस बात की जांच करेगी कि टीआरपी का यह फर्जीवाड़ा रिपब्लिक टीवी कब से कर रहा था। रिपब्लिक टीवी से अलग जिन 2 चैनलों का नाम आया है उनके मालिकों को गिरफ्तार किया गया है। रिपब्लिक टीवी के कर्ता धर्ताओं से भी पूछताछ होगी, उनका भी नंबर जल्द आएगा। विद्या और दिवेश सिंह के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। ये बात पत्रकारिता की होती, सच्चाई की होती, राष्ट्रवाद की होती, किसी लड़ाई की होती, किसी मुहिम की होती, तो हम भी उनके साथ खड़े रहते। लेकिन ये बात चोरी की है और आज तक चोरी के साथ कभी खड़ा नहीं हो सकता, चोरों के साथ खड़ा नहीं हो सकता। ये पूरा देश जान चुका है कि कैसे सुशांत के मामले में इसी चैनल ने करोड़ों लोगों को 4 महीने तक धोखे में रखा। इन्होंने खबरों के नाम पर अफवाह फैलाई, तमाशा किया, झूठ फैलाया। देश से ऐसी धोखेबाजी जब सामने आने लगी एम्स की रिपोर्ट के जरिए तो डॉक्टरों को कटघरे में खड़ा कर दिया, कहा डॉक्टर ही सही नहीं है। लेकिन ये सीरियल धोखेबाज है, सीरियल फ्रॉड है। आज टीआरपी के फ्रॉड से इस पर मुहर लगी है। देश का बच्चा बच्चा जान चुका है, गली गली में शोर है। इस समय तक हम 2 व्यक्तियों को अरेस्ट कर चुके हैं। पहले आज 2 को अरेस्ट किया गया है, जो छोटे चैनल्स के जो ओनर्स हैं। एंड जो तीसरी बड़ी आइडेंटिटी सामने आई है रिपब्लिक टीवी, उसके कौन लोग इस कार्य में, मैनिपुलेशन में, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड चीटिंग के गुने में इन्वॉल्व हैं, उनके बारे में आगे का इन्वेस्टिगेशन जारी है। रिपब्लिक टीवी के कर्ता धर्ता परेशान है। टीआरपी की चोरी पकड़ी गई, फ्रॉड पकड़ा गया, लेकिन अभी तो मुंबई पुलिस की जांच शुरू हुई है। टीआरपी के फर्जीवाड़े से कितना पैसा कमाया, फ्रॉड की कमाई की पाई पाई का हिसाब देना होगा। ये क्राइम है,
धारा 409 और धारा 420 का मामला है। गुना दाखिल किया गया था बीआरसी की या हंसा की कंप्लेंट पर, वो था क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का एंड चीटिंग का, 409 एंड 420 ऑफ इंडियन पिनल कोड। कंप्लेनेंट था, जैसे मैंने आपको बताया, हंसा नाम की एजेंसी है जो बीआरसी के लिए काम करती है। इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं टेलीविजन चैनल के, उनको एग्जामिन किया जाएगा। जो वहाँ फंड्स रिसीव हुए हैं एडवर्टाइजर से, उनको एग्जामिन किया जाएगा। और अगर ये प्रोसीड ऑफ क्राइम से आए हुए फंड्स हैं तो उनको जब्त करने की या अकाउंट्स को सीज करने की, फ्रीज करने की कार्रवाई भी इसमें आगे की जा सकती है। ये सिर्फ रेटिंग के फर्जीवाड़े की बात नहीं है, ये सिर्फ देश को धोखा देने वाली बात नहीं है, ये सबको धोखा देकर पैसे कमाने की बात भी है, ये फर्जी तरीके से बिजनेस करने की बात भी है। क्योंकि टीआरपी से टीवी चैनल पर विज्ञापन के रेट तय होते हैं, जिसकी टीआरपी ज्यादा होती है उसे ज्यादा विज्ञापन मिलते हैं। ज्यादा विज्ञापन मिलने का मतलब है ज्यादा कमाई होना, यानी टीआरपी में फ्रॉड करने वाले चैनल्स ने खूब कमाई की होगी। इसीलिए पता लगाना जरूरी है कि टीआरपी का फर्जीवाड़ा कब से चल रहा था और इस फर्जीवाड़े से कितने पैसे कमाए गए। पहले हमने हंसा का एम्प्लॉय पहले अरेस्ट किया, एक्स एम्प्लॉय, और उससे जानकारी मालूम पड़ी कि इस प्रकार के उसके और भी कुछ साथी थे जो हंसा के लिए काम करते थे, बीआरसी के लिए काम करते थे। 2 व्यक्तियों का अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, उनकी हमको कस्टडी 9 अक्टूबर तक मिल चुकी है। और उनके कुछ साथी, हम उनको ढूंढ रहे हैं। इन चैनल्स के बिहाफ पे ये लोग जाकर हाउस होल्ड्स को पैसा देते थे पर मंथ के हिसाब से, और कुछ चैनल्स को कॉन्स्टेंटली अपने घर में ऑपरेट करने के लिए मैनिपुलेट किया जा रहा था। जो एक व्यक्ति पकड़ा गया है, उसके अकाउंट से हमने करीब 20 लाख रुपए सीज कर लिए हैं, और उसके अलावा करीब 8.5 लाख रुपया कैश में हमने उसके बैंक लॉकर से भी जब्त कर लिया है। रिपब्लिक टीवी के इस फर्जीवाड़े के तह तक जाना होगा, क्योंकि खबरों में रिपब्लिक टीवी का फर्जीवाड़ा तो पहले ही पकड़ा जा चुका है। आरोप गंभीर है और इसलिए उन्होंने धोखाधड़ी 420 और 409 यानी विश्वासघात से प्यार, अब ये दोनों इंडियन पिनल कोड के तहत इनको बहुत कड़ी सजा का प्रावधान है। जहां तक अगर देखना हो तो जिसपे अगर साबित होता है तो 7 साल सजा हो सकती है, 2 साल सजा हो सकती है, और इस पे डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट का रेवेन्यू का घोटाला है। बिना इंक्वायरी के इस तरह की ऑफेंस दाखिल नहीं होता। तो जो बेसिक इंक्वायरी थी मुंबई पुलिस की वो शुरू की गई, उसमें जो भी तथ्य उनके सामने आए, कुछ टेक्निकल एविडेंस उनके सामने आया और कुछ विटनेसेस के स्टेटमेंट उनके सामने आए। इसलिए इस केस में जो कुछ हद तक जो इनिशियल इंक्वायरी के बेसिस पे जो एविडेंस इकट्ठा हुआ, तब उन्होंने ये ऑफेंस दाखिल किया। 2 लोग अरेस्ट भी हो चुके हैं। अभी तीसरे चैनल की तरफ जो है वो पुलिस का रुख हो गया है, आज उनको शायद समन्स भी सर्व हो जाए। ये सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले से पता चल चुका है, जिसमें रिपब्लिक टीवी ने कैसे देश को गुमराह किया, कैसे अपने झूठ से देश को धोखा दिया। यहाँ पर एक बिल्डिंग के बाहर आप देखिए, जिन मुंबई पुलिस पर आरोप लगा गए थे वही आज सुरक्षा के लिए आकर बाहर खड़ी है। वही मुंबई पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही है, लेकिन जिन लोगों को सामने आकर जवाब देना चाहिए वो बस मोबाइल के कैमरे के सामने बैठे हुए हैं, घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। बातें बड़ी की जा रही है लेकिन अपना पक्ष नहीं रखा जा रहा है। क्या जो मुंबई पुलिस कह रही है, आपको नाम लेकर आरोपी बता रही है, आपका मीडिया चैनल का नाम ले रही है, इस बात में सच्चाई है या नहीं, ये बताइए। आप मानहानि का डर किसको दिखा रहे हैं? आप ये क्यों कह रहे हैं कि मानहानि कर देंगे? आप अपना पक्ष रखिए। अगर सच्चाई है आपकी बात में तो प्रूफ कीजिए, उसका एविडेंस दीजिए। जब मुंबई पुलिस बुलाएगी तब जाइएगा। इसकी सच्चाई एम्स की रिपोर्ट में सामने आ चुकी है। इसी में 4 महीने से चीख चीख कर झूठी खबरों का तमाशा करने वालों की पोल खुल चुकी है। आज तक ब्यूरो। आज हमने मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह से भी बातचीत की। परमबीर सिंह ने ही आज रिपब्लिक टीवी के टीआरपी फ्रॉड का खुलासा किया। इस मामले का पर्दाफाश मुंबई पुलिस ने कैसे किया और अब जांच कहां तक जाएगी, परमबीर सिंह ने एक एक बात बताई। कमिश्नर साहब, हम चूंकि एक तरफा खबर नहीं दिखाते हैं, हम दोनों पहलुओं को दर्शकों के सामने रखते हैं, इसलिए मैं आपसे रिपब्लिक टीवी के डिफेंस, उनका जो वक्तव्य आया है उसके बारे में भी पूछना चाहूंगा।
रिपब्लिक टेलीविजन कह रहा है कि चूंकि उन्होंने मुंबई की सरकार के खिलाफ, मुंबई की पुलिस के खिलाफ खबरें दिखाई, आपके खिलाफ व्यक्तिगत तौर पे खबरें दिखाई, इसलिए आपका एजेंडा है या आप उनकी जर्नलिज्म से, उनकी पत्रकारिता से नाखुश थे, इसलिए एक एजेंडे के तहत उनको टारगेट किया जा रहा है। इस आरोप पर कमिश्नर साहब आपका क्या कहना है? इस आरोप पर तो मुझे हंसी आती है। एजेंडा ड्रिवन जर्नलिज्म कौन कर रहा था ये सभी को मालूम है। कुछ सेक्शन ऑफ मीडिया किस प्रकार से एक एजेंडे को ड्राइव कर रहा था, मुंबई पुलिस को डिफेम करने के लिए, मुंबई पुलिस को पब्लिक में मुंबई पुलिस की इमेज खराब करने के लिए। डेफिनेटली कवरेज ऑफ सर्टन चैनल्स वाज वेरी वेरी एजेंडा ड्रिवन। वी हैव नो एजेंडा, आवर एजेंडा इज ओनली अ प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन एंड नथिंग मोर देन दैट। क्या मैं आपसे ये जान सकता हूं कि अगर रिपब्लिक टेलीविजन कहे कि हमने पैसे नहीं दिए, हम इन आरोपों का खंडन करते हैं, हम तो आप पे मानहानि का केस करने वाले हैं, ये साबित कैसे होगा कि वाकई में रिपब्लिक टीवी ने पैसे देकर लोगों को ठगा, दर्शकों के जो इमोशंस हैं उनके साथ खिलवाड़ किया, पैसे देकर लोगों को कहा कि आप हमारा चैनल देखिए? या आप प्रूफ कैसे करेंगे, क्योंकि इस तरह की कोई भी पेमेंट कैश में हुई होगी लाजमी तौर पे, कोई चेक काट के अपने साइन के साथ तो नहीं करेगा ऐसी पेमेंट। यही हमारा इन्वेस्टिगेशन है। वी विल डू अ प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन, थॉरो इन्वेस्टिगेशन होगा एंड कुछ एविडेंस हमारे पास ऑलरेडी आई है और आज तक शायद ही कोई आरोपी है जो खुद आकर बोलता है कि हमने ये गुनाह किया है। प्रत्येक आरोपी तो गुनाह डिनाई ही करता है। वो तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के ऊपर होता है कि एविडेंस इकट्ठी की जाए एंड जो जिनके खिलाफ एविडेंस मिलती है उनको प्रोसिक्यूट किया जाए, एंड दैट इज़ व्हाट वी प्लान टू डू। आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कमिश्नर साहब कि आप समन जारी करने वाले हैं रिपब्लिक टेलीविजन की मैनेजमेंट, उनकी मालकियत पर, तो आप समन कब जारी करने वाले हैं और अर्नब गोस्वामी को पूछताछ के लिए कब बुलाया जाएगा? जो भी उनके अधिकारी हैं इस सब्जेक्ट से डील करते हैं, या टॉप मैनेजमेंट है, प्रमोटर्स हैं, आवश्यकता अनुसार जिस प्रकार से हमारा इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा उनको समन किया जाएगा। हो सकता है कि कुछ समन आज ही जारी कर दिए जाएं। आप कह रहे हैं कि आज ही समन जारी हो सकते हैं रिपब्लिक टेलीविजन की मैनेजमेंट के खिलाफ कि आप आइए मुंबई पुलिस के सामने, तमाम जो आरोप लगे हैं उनका जवाब दीजिए? कुछ समन तो आज अवश्य जारी हो सकते हैं। मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं कि दो जो बाकी चैनल हैं उनके मालिकों को आपने गिरफ्तार किया है। अगर आरोप वही है, सबूत वही है, तफ्तीश वही है, तो ऐसा क्यों कि दो लोगों को गिरफ्तार किया गया और तीसरे को नहीं? वहाँ डायरेक्ट एविडेंस ओनर्स के विषय में हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस था। यहाँ जहाँ बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन में कौन एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबल है, कौन बेनिफिशियरी है, कितना फ़ायदा हुआ है, वो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है और जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मिलेगा उनको बुलाया जाएगा और उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पिछले कितने दिनों से आपकी ये तहकीकात चल रही थी? साथ ही साथ मुंबई के कितने इलाकों में ये फैला है? क्योंकि कई लोग जानेंगे कि क्या ये एक ही कोई केस है, क्या किसी एक ही डिब्बे में, किसी एक ही घर में ये हुआ, या आपको लग रहा है कि टेलीविजन रेटिंग को फिक्स करने का जो स्कैम है रिपब्लिक टेलीविजन का, वो बहुत बड़े पैमाने पर पूरी मुंबई शहर में चल रहा था? तो मैं कहूँगा ये कि और ऐसा नहीं कि सिर्फ मुंबई शहर में ही हो रहा हो, ये देशव्यापी स्कैम भी हो सकता है। मुंबई में तो करीब 2000 तक के बैरोमीटर्स लगे हैं और पूरे देश में 30,000 से अधिक बैरोमीटर्स लगे हैं। सो छोटा सा भी उसका उसको अगर मैनिपुलेट किया जाता है, उसका असर टीआरपी रेटिंग पर बहुत पड़ता है और उसका असर रेवेन्यू के ऊपर पड़ता है। इट डायरेक्टली ट्रांसलेट्स इनटू मनी, इनटू रेवेन्यूज। जो इस केस में अक्यूज नंबर 1 है अर्नब गोस्वामी, वो ये आरोप लगा रहा है कि वो एक तो बेगुनाह है और दूसरा साथ ही साथ वो ये आरोप लगा रहा है कि वो आप पर मानहानि का मुकदमा करने वाला है, कि आप पर्सनली, चूंकि उनकी कवरेज आपके खिलाफ रही है, इसलिए आप उनसे नाखुश हो और आप पे वो क्रिमिनल डेफिनेशन की बात कर रहा है। अक्यूज नंबर 1। किसी भी व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं, वो उनका अधिकार है, करें अवश्य।
टीआरपी घोटाले पर हुए इस खुलासे के साथ साथ हाथरस पर नजर रखनी भी जरूरी है। हाथरस केस में इस समय सबसे बड़ा सवाल यह है कि हाथरस की बेटी का कातिल कौन है, क्योंकि जैसे जैसे इस केस की जांच आगे बढ़ रही है, केस में नए नए ट्विस्ट सामने आते जा रहे हैं, जो हाथरस केस में नई थ्योरी, नए एंगल और नए पहलुओं को जन्म दे रहे हैं। को पागल थे, जो हकीकत थी वो वहाँ पे सारे लोग इकट्ठे थे, वो सब पागल थे कि हम लोगों को ना एक जहर ला के दे दे तो पूरे परिवार को मैं खाना में मिला के खवा दूं और सो जाएं सब चैन की नींद। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। पीड़ित पक्ष के अपने तर्क हैं। मेरा बेटा निर्दोष है, इन पे गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। उसके भाई ने, उसकी माँ ने ही करा है जो कुछ करा है। आरोपी पक्ष की अपनी दलीलें हैं। तो आखिर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? आखिर हाथरस की बेटी का कातिल कौन है? ये वो चिट्ठी है जो हाथरस कांड के चारों आरोपियों ने जेल से लिखी है, जिसमें उन्होंने न सिर्फ खुद पर लगे आरोपों को झूठा बताया है, बल्कि मुख्य आरोपी संदीप ने तो ये दावा कर दिया है कि पीड़िता उसकी दोस्त थी। इस वक्त आरोपी लवकुश के घर में मौजूद हूं, जो जेल से ये चिट्ठी लिखी गई है और ये चिट्ठी एसपी के पास भेजी गई है। इस चिट्ठी में साफ तौर पर यह लिखा गया है कि जो आरोपी हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने किसी भी तरीके से कोई भी गुनाह नहीं किया है, और ये भी कहा जा रहा है कि वो लोग निर्दोष हैं। उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो पीड़िता है उसकी मां और भाई की तरफ से पूरी घटना को अंजाम दिया गया। इस चिट्ठी ने पहले से उलझे हाथरस केस को और पेचीदा बना दिया है। चिट्ठी में मुख्य आरोपी संदीप ने लिखा है, घटना वाले दिन खेत में पीड़िता से मुलाकात हुई थी। उसके माँ और भाई भी थे। पीड़िता के कहने पर मैं तुरंत चला गया और वहाँ अपने पिता के साथ पशुओं को पानी पिलाने लगा। मुझे कुछ देर बाद गांव वालों से पता चला कि मेरी पीड़िता से दोस्ती थी, इसलिए उसके भाई और माँ ने उसे मारा पीटा है। पिटाई के कारण उसे गंभीर चोटें आई हैं। बाद में वो मर गई। मैंने कभी पीड़िता को मारा नहीं और न ही कोई गलत काम किया। आरोपियों की इस चिट्ठी को हाथरस पुलिस ने मामले की जांच कर रही एसआईटी को सौंप दिया है, जो इस केस की जांच को एक नया टर्न दे सकती है। चिट्ठी सामने आने के बाद अब आरोपियों के परिवार पीड़ित परिवार की मंशा पर सीधे सवाल उठा रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आप ये बताइए कि जो चिट्ठी आई है जेल से, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? मैं ये कह रही हूँ कि मेरे बेटा तो निर्दोष है ही, उनने तो कुछ नहीं किया। उसके साथ थे लड़की की माँ, उसके भाई था। मेरे बच्चे तो बिल्कुल निर्दोष हैं। मेरे पास मेरा लव कुछ तो मेरे पास था। रामू अब उस वक्त पे चिलर पे काम कर रहा था। रवि है, उसके अपनी औरत के साथ चारा काट रहा था खेत में, और वो संदीप है, वो अपनी गाय को पानी पिला रहा था। अब ये तो मुझे मालूम नहीं है, हमारे चेलों से हमें तो कुछ पता नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरे बेटे निर्दोष हैं। मैं सरकार से ये निवेदन कर रही हूँ कि जैसे मेरे बेटों को ले गए कहाँ है, मुझसे सरकार न्याय दे के मेरे बेटों को वापस। हाथरस केस का मुख्य आरोपी कह रहा है कि वो वारदात वाले दिन पीड़िता से मिला था। वो पीड़िता से दोस्ती का दावा भी कर रहा है और पीड़िता से फोन पर बात होने की बात भी मान रहा है। लेकिन पीड़ित परिवार कह रहा है कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है और आरोपियों के परिवार कह रहे हैं कि उनके बेटों को फंसाया गया है। मिलवे गयो है या ना गयो, कोई बात होती या ना होती, क्यों कि हमें ना हमने देखो और ना हमें पता हो बात के बारे में। आप रामू की माँ है? रामू की माँ है, और हम रामू की कह सकते हैं कि रामू माँ हो। खिलर पे हो रामू मारो, 7 बजे गए हो, 12 बजे घर आए हो। और जो 3 नाम बढ़ाए और 19 बढ़ाए, जो दलील को कहते बेगाई का तिन्ने हमने जो तो आरोप लगाया बालक ने झूठो साची। ये तो आरोप है। अब हम तो जा चीज में कुछ ना कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं सरकार से कि हमें तो न्याय चाहिए, हमें तो न्याय चाहिए। सरकार से हमारी यही उम्मीद है। हम इससे ज्यादा और कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारी तो बेटी भी चली गई और हमें तो क्या कहते हैं न कोई अभी न्याय मिलो, और हमारे ऊपर ही ये आरोप लगाए जा रहे हैं। अब ये वीडियो देखिए। इस वीडियो के सामने आने के बाद हाथरस केस का रहस्य और ज्यादा गहरा हो गया। ये वीडियो 14 सितंबर का है, जब वारदात के बाद पुलिस की एक टीम क्राइम सीन का मुआयना करने पहुंची थी। ये वीडियो खुद पुलिस वालों ने बनाया था। वीडियो में 4 हंसिया पड़े हुए हैं, कपड़े पर कटी हुई घास रखी हुई है और चप्पल भी मौके पर मिली है। 22 सेकंड के इस वीडियो में पीड़ित परिवार के आरोपों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब जानने के लिए आज एसआईटी ने टीम में गांव के 40 लोगों से पूछताछ की।
हाथरस की घटना में घटना वाले दिन का एक वीडियो साफ तौर पर इशारा करता है कि उस वक्त वहां पर कम से कम 4 लोग ऐसे मौजूद थे जो चाहते तो उस घटना के लिए लड़ सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ। और वहां पर मिले सबूत तमाम ऐसे अहम हैं जिनके आधार पर अगर जांच बढ़ाई जाए तो कई ऐसे सवालों का जवाब मिलना मुश्किल होगा जो इस पूरे मामले पर रोशनी डाल सके। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि गहनता से जांच पड़ताल ही नहीं बल्कि पूछताछ भी की जाए, जिससे पूरी सच्चाई सामने आ सके। पीड़ित परिवार ने अपनी बेटी खोई है, ये सच है, लेकिन जिस तरह से इस केस में नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं, इस सच को भी नहीं नकारा जा सकता कि पीड़ित परिवार की भूमिका भी अब संदेह के घेरे में है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित परिवार ने बार बार बयान बदले, जिससे संदेह होता है। आरोपियों के परिवार कह रहे हैं कि पीड़ित परिवार सीबीआई जांच से क्यों डर रहा है। गांव का एक वर्ग कह रहा है कि पीड़ित परिवार नार्को टेस्ट से इनकार क्यों कर रहा है। और संदेह पैदा करने वाली एक वजह ये कॉल रिकॉर्ड डिटेल भी है, जो ये साबित करती है कि पीड़िता के भाई के फोन से आरोपी संदीप के फोन पर 104 बार कॉल किए गए और आधे से ज्यादा कॉल्स रात के वक्त किए गए। मुख्य आरोपी के साथ इस बातचीत के बारे में पीड़ित परिवार संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा है। क्योंकि सच बोलने वालों को हमेशा यही सजा मिली है, फांसी है, मारना, यही सब सजा मिली है। और सच की आवाज कभी दबी नहीं है, ना रुकी है। मैं यही बोलूंगी, चीख चीख के बोलूंगी। अब तो लास्ट चांस वही है, हम लोगों को कोई नहीं, कुछ भी नहीं है, और हमें बस कुछ ऐसा ला के दे दो जो हम सब खिला दें, हम सो जाएं। पीड़ित परिवार के साथ अब आरोपियों के परिवार भी खुलकर सामने आ चुके हैं। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, एसआईटी की टीम इसका पता लगाने में जुटी है। उम्मीद है कि इस केस का सच जल्द देश के सामने आ जाएगा। हाथरस से जितेंद्र बहादुर सिंह और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। प्रशिक्षण, लगन, कौशल और जांबाजी, इन सब के मेल से आकाश में जो दृश्य बनता है, उसका दीदार आज देश ने हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर किया। मौका था भारतीय वायुसेना के 88वें स्थापना दिवस का। इस मौके पर भारतीय वायुसेना ने अपनी आसमानी ताकत का प्रदर्शन किया और वहां मौजूद हर व्यक्ति रोमांचित होकर तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं पाया। वायुसेना दिवस के मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह हिंडन एयरबेस पर मौजूद थे। हमने आपके लिए एयरफोर्स के इस शक्ति प्रदर्शन के जो हाइलाइट्स तैयार किए हैं, उन्हें देखकर आपके मन में अपनी एयरफोर्स के प्रति सम्मान और शौर्य की भावना नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। राफेल की नई ताकत वाली भारतीय वायुसेना का जोश हाई था। विजय फॉर्मेशन में जब वायुसेना के नए लड़ाके राफेल ने उड़ान भरी तो लगा आकाश से भारत के शौर्य की गर्जना हो रही है। राफेल ने मिनिमम रेडियस टर्न यानी बेहद कम घेरे में घूमने का करतब दिखाया तो वाकई इसकी शक्ति की झलक दिखी। राफेल के साथ 3 फॉर्मेशन में 2 जगुआर और मिराज 2000 लड़ाकू विमान भी रहे। आज के समारोह को पूर्णता प्रदान करते हैं। ये मौका था 88वें भारतीय वायुसेना दिवस का। राफेल तो नए जोश वाला लड़ाका है, उसका कहना ही क्या। लेकिन भारतीय वायुसेना की युद्ध मशीनें SU-30, मिराज, जगुआर और देशी तेजस विमानों की तेजी भी गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर दिखी। चिनूक हेलीकॉप्टर ने शिप पर जाने वाले कंटेनर को करतब दिखाते हुए बड़ी आसानी से उठा लिया। मारक क्षमता में इजाफा लाने वाले चमकती रोशनी बिखेर कर अपाचे और MI-35 हेलीकॉप्टर्स ने एकलव्य फॉर्मेशन बनाया। अपाचे शामिल नेतृत्व ग्रुप कैप्टन राजशेखर रेड्डी कर रहे हैं। एकलव्य फॉर्मेशन लेड बाय ग्रुप कैप्टन राजशेखर रेड्डी। सूर्य किरण की टीम ने एक बार फिर आसमान में अपने करतब दिखाए। कोविड महामारी हो या देश में किसी और तरह के हालात, सेनाएं हमेशा तैयार रहती हैं और इसी बात का प्रदर्शन वायुसेना दिवस के मौके पर वायुसेना ने किया, जहां पर वायुसेना ने अपनी पूरी मारक क्षमता, बल्कि पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा लड़ाकू विमान इस बार वायुसेना दिवस के मौके पर मौजूद थे। चाहे नए लड़ाकू विमान रफाल की बात की जाए, इसके अलावा देश का स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान जो अब वायुसेना के बेड़े में शामिल हो चुका है, इसके अलावा सुखोई, मिराज 2000 के अलावा तमाम दूसरे लड़ाकू विमान, ट्रांसपोर्ट के अगर जहाजों की बात की जाए, C-130J सुपर हरक्यूलिस के अलावा ग्लोब मास्टर, रोहिणी रडार जो कि स्वदेशी रडार है, इसके अलावा
चिनूक, अपाचे जैसे तमाम हेलीकॉप्टर, यानी कि वायुसेना ने इस वक्त मौजूदा हालात में चीन के साथ जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं, ये कोशिश थी कि वायुसेना देश और दुनिया के सामने अपनी पूरी मारक क्षमता और ताकत दिखाए। So it was definitely a very proud moment for me when I was carrying the Nishan of Indian Air Force, which symbolizes integrity, loyalty, excellence and valor, which we have towards any mission of the Indian Air Force. बिल्कुल पूरी तरह से सक्षम है और जब भी हमें मौका दिया जाएगा सो हम आई एम श्योर एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि हम खरे उतरेंगे और दुश्मन को कड़ा से कड़ा जवाब देंगे। वायुसेना का ये स्थापना दिवस उस चुनौतीपूर्ण मौके पर है जब पूर्वी लद्दाख में भारत को चीन की साजिश का सामना करना पड़ रहा है और पाकिस्तान की बदनीयती पहले की तरह जारी है। लेकिन वायुसेना की वीरता की इस झांकी के साथ ये भरोसा मिला कि दुश्मन के दांत खट्टे करने को हम तैयार हैं। On behalf of all air warriors, I would like to assure the nation that the Indian Air Force will evolve and be ever ready to safeguard our nation's sovereignty and interests in all circumstances. Jai Hind. 88वें वायुसेना दिवस पर इस बार बालाकोट एयर स्ट्राइक के 2 वायु वीरों को मेडल मिला। ग्रुप कैप्टन हंसल सिकेरा और ग्रुप कैप्टन हेमंत कुमार वत्सरा ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। बालाकोट के अगले दिन पाकिस्तानी आक्रमण के समय में फ्लाइट कंट्रोलर की भूमिका निभाने वाली स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल को भी सम्मान मिला। मनजीत सिंह नेगी, इंडियन एयरबेस, गाजियाबाद। भारतीय वायुसेना के 88वें जन्मदिन के जश्न और भारत के आसमानी सितारों से सजी ये रिपोर्ट देखकर आपके मन में अपनी वायुसेना के प्रति शौर्य और सम्मान की मात्रा बढ़ गई होगी। अब कुछ रोचक और महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डालिए। आज ही के दिन यानी 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। उस समय इंडियन एयरफोर्स ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स की सहायक के तौर पर तैयार हुई थी। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध में इंडियन एयरफोर्स के योगदान के बाद ब्रिटिश सरकार ने इंडियन एयरफोर्स के नाम के आगे रॉयल जोड़ दिया। तब इंडियन एयरफोर्स का नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स हो गया। लेकिन स्वतंत्रता के बाद 1950 में रॉयल एयरफोर्स की जगह इसे इंडियन एयरफोर्स के तौर पर पहचान मिली। इंडियन एयरफोर्स के पहले भारतीय चीफ एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी थे। इंडियन एयरफोर्स का ध्येय वाक्य है नभः स्पृशम दीप्तम, यानी गर्व के साथ आसमान को छूना। 8 दशक के इस सफर में इंडियन एयरफोर्स ने कई सुनहरे आयाम को छुआ। आज हम आपको ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों के जरिए स्वर्ण अक्षरों से लिखे भारतीय वायुसेना के इसी सुनहरे इतिहास के दर्शन करवा रहे हैं। 1932 में 6 पायलट और 19 वायु सैनिकों के साथ एक छोटी सी शुरुआत से बढ़ते हुए हमारी वायुसेना आज 21वीं सदी की सबसे साहसिक और शक्तिशाली एयरफोर्स में शामिल हो चुकी है। यह अपने आप में एक यादगार यात्रा है। युद्ध में एयरफोर्स की ताकत जीत और हार का फैसला करती है। भारतीय वायुसेना ने हमेशा ये बात साबित की है, तभी से जब से इंडियन एयरफोर्स अस्तित्व में आई है। युद्ध में विमानों का इस्तेमाल प्रथम विश्व युद्ध से शुरू हुआ था। उस समय लड़ाकू विमानों में उड़ते सैनिक दुश्मन पर अपने हाथों से बम बरसाते थे और विमान भी लकड़ी के बने होते थे। इंडियन एयरफोर्स भी विकास के इसी दौर से गुजरी है। 1932 से अब तक इंडियन एयरफोर्स ने करीब 75 तरह के विमानों को उड़ाया है। भारतीय वायुसेना में सबसे पहले शामिल होने वाले विमान का नाम था वापिति, यानी लकड़ी के 2 पंखों से बने इस विमान में पायलट की सीट के पीछे बैठा गनर आसमान से गोलियां और हथगोले फेंकता था। रॉयल इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने वाला दूसरा लड़ाकू विमान हॉकर हरिकेन था। 1 सीट वाले इस विमान में भारी मशीन गन और तोप पंखों पर लगाए गए थे। रॉयल इंडियन एयरफोर्स ने इस विमान का इस्तेमाल बर्मा की लड़ाई में किया। 1940 के दशक में इंडियन एयरफोर्स को अपना पहला ट्रांसपोर्ट विमान डकोटा C-70 मिला। विभाजन के समय जम्मू कश्मीर को बचाने की लड़ाई में डकोटा ने अहम किरदार निभाया था। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में सैनिकों और गोले बारूद को जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। भारतीय वायुसेना का ये वो विमान है जिसने पाकिस्तान को पराजय का पहला स्वाद चखाया था। दरअसल 1947 में आजादी के साथ ही पाकिस्तान ने अपने कबायलियों को भेजा कश्मीर पर षड्यंत्र के तहत कब्जा करने के लिए। जब कश्मीर ने मदद की गुहार लगाई, तब
इसी डकोटा विमान में सवार करके भारतीय सेना के जवानों को श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतारा गया था और वहां से जो पूरी कहानी है वो बदल जाती है। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने जो पहला वॉर लड़ा, अपने पास ये डकोटा जो जहाज है, इसने उसको काफ़ी अच्छी तरह से सपोर्ट किया। ये इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा सराहा गया था। 1948 से 1972 तक इंडियन एयरफोर्स ने एशिया के पहले फाइटर जेट वेम्पायर का इस्तेमाल किया। शुरू में वेम्पायर एक सीट वाले विमान थे, जिसने चीन के साथ 1962 के जंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फ्रांस के दसॉ एविएशन ने अपना पहला फाइटर जेट प्लेन तूफान बनाया था, जिसने इंडियन एयरफोर्स के लिए चीन के युद्ध में अपनी ताकत का लोहा मनवाया। हिमालय की तंग घाटियों में उड़ान भरकर इसने अपनी काबिलियत साबित की थी। अठासी साल के सफर में भारतीय वायुसेना ने जो उड़ान भरी है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। 1 अप्रैल 1993 को जब इंडियन एयरफोर्स की पहली स्क्वाड्रन बनकर तैयार हुई थी, तब उसमें सिर्फ 4 विमान और 6 पायलट थे। जब साल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उस समय भारतीय एयरफोर्स के पास रात में उड़ान भर सकने वाले एयरक्राफ्ट तक नहीं थे। लेकिन आज इंडियन एयरफोर्स की ताकत के बारे में सोचते ही दुश्मनों के हौसले हवा हो जाते हैं। हम भारतवासी हमारे सुरक्षा बलों के प्रति हमेशा गौरव और आदर का भाव रखते हैं। चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, हमारे जवानों का साहस, वीरता, शौर्य, पराक्रम, बलिदान हर देशवासी उनको सलाम करता है। 125 करोड़ देशवासी सुख चैन की जिंदगी जी सके, इसलिए वो अपनी जवानी देश के लिए कुर्बान करते हैं। देश के लिए अपनी सेवा देने वाले सभी एयर वॉरियर्स और उनके परिवारों का मैं अपने हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।